आज 21 अप्रैल 2020 को कक्षा 6, 7, 8 के भैया बहनों को ये जो काम करना है जो दिया गया है, हिंदी में आपको आज करना है। नीचे दिए गए वाक्यों के प्रकार लिखिए। हमने पहले वाक्य की परिभाषा आपको लिखवाई है। ये वाक्यों के प्रकार हैं। वाक्यों के प्रकार होते हैं जैसे साधारण वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, विस्मयबोधक वाक्य, आज्ञासूचक वाक्य। ऐसे आपको इनमें से पहचानना है कि कौन वाक्य किस तरह का है। जैसे हम देखें इसमें कि वह चाय बनाती है, तो हमने देखा एक साधारण सी बात है। यानी साधारण वाक्य किसे कहते हैं? जिससे किसी कार्य का होना या न होना पाया जाता है, उसको हम साधारण वाक्य कहते हैं, यानी स्वीकारात्मक साधारण वाक्य। अब हमने देखा कि वह चाय बनाती है, तो इसमें कार्य का होना पाया जा रहा है, इसलिए ये साधारण वाक्य, सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक। साधारण वाक्य दो प्रकार के होते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। तो जिनसे किसी कार्य का होना पाया जाता है उन्हें सकारात्मक वाक्य कहते हैं, जिनसे न होना पाया जाता है उनको नकारात्मक वाक्य कहते हैं, जिनसे कोई प्रश्न पूछा जाता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, जिसमें कोई आश्चर्य विस्मय होता है उसे हम विस्मयबोधक वाक्य कहते हैं, जिससे कोई आज्ञा प्रार्थना दी जाती है उसको हम आज्ञासूचक वाक्य कहते हैं। तो हम इसी प्रकार इसमें पहचानेंगे कि वह चाय बनाती है, तो इससे कार्य का होना पाया जा रहा है, चाय बनाई जा रही है, तो हम कहेंगे साधारण सकारात्मक वाक्य है, सकारात्मक वाक्य। फिर लिखेंगे हम इसमें, ये समझ में आ गया होगा, वह चाय बनाती है, ये सकारात्मक वाक्य। क्या मैं अखबार पढ़ रही हूं, तो ये प्रश्न है, ये प्रश्नवाचक वाक्य, क्वेश्चन मार्क भी पीछे लगा है। प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्नसूचक चिन्ह लगाते हैं, ऐसे करके ये चिन्ह लगाया जाता है, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है। क्या वे लड़कियां हैं, ये भी प्रश्न है, तो प्रश्नवाचक हो गया। ऐसे ही एक गिलास पानी लाओ, ये आदेश, आज्ञा दी गई है, तो ये आज्ञासूचक वाक्य हो गया। वाह ताजमहल कितना सुंदर है, तो कितना का मतलब ये नहीं पूछा जा रहा है ये कितना सुंदर है, तो आप बताएं कि ताजमहल 2 किलो सुंदर है, 5 किलो सुंदर है, ये तो केवल आश्चर्य है। वाह ऐसे करके कहा, वाह ताजमहल कितना सुंदर है, इट मीन्स ताजमहल बहुत सुंदर है, तो ये आश्चर्य प्रकट किया गया, इसलिए हम इसे कहेंगे विस्मय बोधक वाक्य। ऐसे ही पेड़ पर कितने पक्षी हैं, तो प्रश्न पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क, यानी प्रश्नवाचक वाक्य हुआ। इस तरह से आपको ये करने हैं। टोकरी में संतरे नहीं है, तो अभी नहीं आ रहा है, तो जिन वाक्यों से कार्य का न होना पाया जाता है उनको हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो आपको इनके सामने जैसे वाक्य उतार लें, वह चाय बनाती है, अब इसके सामने आपको लिखना है सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य, ऐसे इनके प्रकार लिखना। इधर क्या करना है, अंग्रेजी में आपको यूज ऑफ इट, यानी आज आपको इट का प्रयोग करके इन वाक्यों को बनाना है। इट का प्रयोग हम आपको बताएं, ध्यान से देखेंगे। इट का प्रयोग, तो इट के प्रयोग कहां कहां किया जाता है? नंबर 1 प्राकृतिक घटनाओं के लिए, नंबर 2 बेजानदार वस्तुओं के लिए, नंबर 3 समय बताने के लिए, और नंबर 4 बहुत छोटे जीवों के लिए। इन 4 कंडीशन में हम इट का प्रयोग करते हैं। प्राकृतिक घटनाओं की बात करें तो इसमें होती है जैसे वर्षा होना, ठंड पड़ना, धूप होना, गर्मी होना, ये सब कैसी है? प्राकृतिक घटनाएं हैं, जिन्हें मनुष्य नहीं करता, कुदरती होती है, ईश्वर करते हैं, उनको हम प्राकृतिक घटनाएं कहते हैं। इनके लिए इट का प्रयोग होता है। जैसे हम कहें कि आज गर्मी है, आज गर्मी है, तो हम लिखेंगे ये प्राकृतिक घटना है, तो इनका कर्ता इट होता है। सबसे पहले हमने लिखा इट, फिर है, तो है की अंग्रेजी लिखेंगे हम इज, इट इज। फिर गर्मी की होती है हॉट, फिर आज की लगाएंगे सबसे पीछे टुडे, इट इज हॉट टुडे, फुल स्टॉप। इस तरह से जो भी प्राकृतिक घटनाएं होती है उनके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। बेजानदार वस्तुओं के लिए भी हम इट का प्रयोग करते हैं। जैसे बेजानदार वस्तु में यह एक मेज है, तो इट इज ए टेबल, यह एक पेन है, इट इज ए पेन। समय बताने के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहूं 5 बजे हैं, 5 बजे हैं, तो हम सबसे पहले लिखेंगे इट, फिर है की अंग्रेजी लिखेंगे इज। एक एक है, इट को एक माना जाता है, 5 से मतलब नहीं है, तो आर नहीं लिखेंगे, इट इज। फिर हम लिखेंगे 5, फिर बजे हैं, तो पूरे बजे होते हैं ना, ठीक बजे हैं। अगर ठीक बजे हैं तो हम ओ क्लॉक लगाते हैं, इट इज 5। अगर इतना ही लिख दें तो भी काम चल जाएगा, नहीं है तो हम लिख देंगे इट इज 5 ओ क्लॉक, CLOCK, इट इज 5 ओ क्लॉक। ऐसे अगर पूरे नहीं बजे हैं, ठीक ठीक नहीं बजे हैं, सवा, पौने, साढ़े, या बजकर, या बजने में, ऐसे सेंटेंस आते हैं, तो इनकी अंग्रेजी हमने यहाँ लिख रहे हैं। जैसे सवा, सवा की अंग्रेजी होती है क्वार्टर पास्ट, QUARTERPAST, क्वार्टर पास्ट, सवा।
पौने की अंग्रेजी होती है क्वार्टर, यही क्वार्टर शब्द आएगा, QUARTER, टू, क्वार्टर टू। साढ़े की अंग्रेजी होती है HALF, हाफ पास्ट, PAST, हाफ पास्ट मीन्स साढ़े। बजकर की अंग्रेजी होती है पास्ट, और बजने में की अंग्रेजी होती है टू, TO, टू मीन्स बजने में। अभी मैं एक सेंटेंस बना के दिखाऊं, जैसे 3:15 बजे हैं, 3:15 बजे हैं, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इट, फिर इज, फिर सवा, तो सवा की अंग्रेजी हो क्वार्टर पास्ट, इट इज क्वार्टर, QUARTER, इट इज क्वार्टर पास्ट। अब 3 तो 3, THREE, इट इज क्वार्टर पास्ट 3, 3:15 बजे हैं। ऐसे ही पौने होगा तो क्वार्टर टू लगाएंगे। इस तरह से समय वाले सेंटेंस। और कहीं कोई समस्या आए तो फिर पूछ सकते हैं। बहुत छोटे जीवों के लिए भी, जैसे यह एक चींटी है तो हम लगाएंगे इट इज एन आंट। ऐसे करके हम इनको इट का प्रयोग आज करेंगे और कोशिश करेंगे बनाने की। कोई भी समस्या हो आप फोन करके अथवा व्हाट्सएप पर भेज करके आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद है राइट द डेफिनेशन ऑफ HCF। HCF मीन्स होता है महत्तम समापवर्तक। ध्यान रखें इसका पूरा नाम, जैसे हमने पहले LCM बताया था, तो LCM का मतलब था लघुत्तम समापवर्त्य, वर्तक नहीं वर्त्य, और यहां पर HCF का मतलब है महत्तम समापवर्तक, और इसका पूरा नाम है H मीन्स हाईएस्ट, C मीन्स कॉमन, F मीन्स फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैं परिभाषा की बात करूं तो हम क्या करेंगे, परिभाषा क्या होगी इसकी, पहले हिंदी में बताऊं मैं आपको इसकी परिभाषा। वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह, ध्यान से सुने, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाए, उसे हम दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहते हैं। अंग्रेजी की बात करें तो डेफिनेशन होगा द नंबर, द हाईएस्ट नंबर विच कैन एग्जैक्टली डिवाइड द गिवन नंबर्स is called the HCF of the given numbers। फिर दोबारा सुने, the highest number which can exactly divide the given numbers is called highest common factor of the given numbers। और हमें यहां पर find the HCF of the given numbers using 4 methods, यानी हमें यहां पर ये 2 सवाल है बस, केवल 1 और 2, इन दोनों सवालों को 4 मेथड प्रयोग करके, हमें 4 मेथड्स का मतलब 4 मेथड प्रयोग करने। HCF निकालने के 4 मेथड हैं, जैसे LCM के 4 मेथड थे, ठीक इसी तरह HCF के भी हमारे पास 4 मेथड है। एक मौखिक विधि, गुणनखंड विधि, और अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि। मैं मौखिक विधि की बात करूं, जैसे हमने देखा 12 और 8 हमारे पास 2 नंबर है, तो हम देखते हैं कि सबसे छोटी संख्या ही महत्तम समापवर्तक हो सकती है, यानी 8 का भाग 8 में दे तो जा रहा है लेकिन 12 में नहीं जा रहा है, तो फिर नहीं है। यानी मैंने बताया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में भाग चला जाए, तो हमने देखा 8 ले ली, तो 8 का 8 में तो जा रहा है लेकिन 12 में नहीं जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका आधा कर लेंगे, तो 8 का आधा होता है 4। तब हमने देखा 4 का भाग देखें तो 4 का 8 में भी जा रहा है और 12 में भी जा रहा है, तो हो गया आंसर हमारा 4। 8 और 12 का मौखिक आंसर हो गया 4। ऐसे ही अगर आधे से नहीं जा रहा है तो तिहाई कर लीजिए, तिहाई से नहीं जा रहा है तो चौथाई कर लीजिए, चौथाई से नहीं जा रहा है तो 5वां हिस्सा कर लीजिए। यानी सबसे छोटी संख्या ही महत्तम हो सकती है। अगर नहीं है तो उसका आधा करें, नहीं है तो तिहाई करें, और नहीं है तो चौथाई करें। इस तरह कोई न कोई संख्या आपको ऐसी मिल जाएगी जिससे दी गई संख्याओं में पूरा भाग चला जाएगा, उसे हम HCF कहेंगे, दी गई संख्याओं को। फिर इसके बाद गुणनखंड विधि है, तो हम देखा 12 और 8 को फिर गुणनखंड से निकाला, तो 12 के सभी गुणनखंड लिखे, यानी गुणनखंड मीन्स वे सभी संख्याएं जिनका 12 में भाग जा सकता है। तो 12 में 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का, 12 का, सबका भाग जा सकता है। 8 में 1, 2, 4, 8 का जा सकता है। तो हमने देखा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट माने सबसे बड़ा, कॉमन जो दोनों में है, फैक्टर मीन्स गुणनखंड, तो ये फैक्टर है। ठीक है, फैक्टर में हमने देखा कि हाईएस्ट कौन सा है, तो हाईएस्ट तो 12 है लेकिन कॉमन नहीं है, 12 इसमें है इसमें नहीं है। फिर उससे और हाईएस्ट देखें तो 8 है, तो इसमें है इसमें नहीं है, कॉमन नहीं है। फिर देखा हमने 6 है, तो 6 इसमें है इसमें नहीं है, तो कॉमन नहीं हुआ। तो हमने देखा 4 है, तो 4 इसमें भी है और इसमें भी है,
तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ। हाईएस्ट माने सबसे बड़ा, और कॉमन दोनों में है, फैक्टर गुणनखंड, इसलिए इसका नाम है HCF। भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, समझ गए ना। और भी मिल रहे हैं, 1 भी मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, 4 भी मिल रहा है, लेकिन हमने कहा हाईएस्ट। हाईएस्ट माने सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा तो 4 है, इसलिए HCF 4 हुआ। अभाज्य गुणनखंड विधि, ऐसे हमने 12 के अभाज्य गुणनखंड किए तो अभाज्य संख्याओं से भाग देंगे, ऐसे 8 के किए। अब 12 के गुणनखंड लिख लिए, 8 के गुणनखंड लिख लिए, फिर दोनों में जो केवल मिल रहे हैं उनको निकाला, और ये हो गया हमारा HCF 2 to the 4। एक भाग विधि होती है, इसमें सबसे छोटी संख्या का सबसे बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो 8 छोटी है हमारे पास और 12 बड़ी है, तो हमने 8 का भाग 12 में दिया, 1 बार गया, 4 इसमें से रिमेन हुआ, शेष बचा। अब जो शेष बचा है उसका भाग उसी नंबर में देंगे जिससे भाग दिया था, तो फिर हमने 8 को यहां ले लिया। अब 4 का भाग 8 में दिया, तो 2 बार चला गया, 4 दूनी 8। अब पूरा चला गया, अब कुछ भी शेष नहीं है। तो हमने देखा इधर वाला आंसर नहीं होता, महत्तम का आंसर ये होता है HCF, इसलिए इसका आंसर हुआ ये 4। ऐसे आपको ये 2 सवाल 4 मेथड का प्रयोग करके आपको पूरे करने हैं। ये कुछ प्रश्न यहां पर दिए हैं, इनके उत्तर आप खोज करके, ढूंढ करके, किसी से पूछ के या आपसे आते हो लिखें। नहीं है कोई समस्या है तो आप हमसे फोन करके अथवा व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भेज करके आप इसको दूर कर सकते हैं। ओके, इतना काम।